to everyone. I am Komal Garg, Assistant Professor in Commerce, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स पलवल कुरुक्षेत्र। आज इस वीडियो में हम ऑडिटिंग का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम डिवाइस करने की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है। एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने होंगे एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम डिवाइस करने के लिए। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हर सिस्टम के अपने एडवांटेजेस भी हैं और अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसी तरह से स्टडी करना है हमें कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते टाइम ऑर्गेनाइजेशंस को, मैनेजमेंट को क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस, क्या क्या लिमिटेशंस फेस करनी होंगी। एरियाज़ एंड स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से ऑडिटर को अफेक्ट करता है, कैसे ऑडिटर की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल चेक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए एक अच्छे इंटरनल चेक सिस्टम में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं इंटरनल चेक के, एंड डिफरेंस क्या रहेगा इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल में। वन बाय वन ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरनल कंट्रोल से। इंटरनल कंट्रोल हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकंड वन इज कंट्रोल। इंटरनल मीन्स विद इन एंड कंट्रोल मीन्स किसी चीज़ को होल्ड करना। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब बिजनेस के कंटेक्स्ट में क्या है, एक ऐसा सिस्टम कंट्रोल का जिसमें बिजनेस के सभी एस्पेक्ट्स को, बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके एंड मैनिपुलेशन, फ्रॉड्स, फोर्जरी, मिस अप्रोप्रिएशन, इन सब की पॉसिबिलिटीज़ को मिनिमाइज़ किया जा सके। हमें बिजनेस के हर एस्पेक्ट पर कंट्रोल इंश्योर करना है ताकि हम बिजनेस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें एंड बिजनेस के नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी हम इफ़ेक्टिवली डील कर सकें। इंटरनल कंट्रोल एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बहुत ही वाइड कवरेज है। इसमें हम फाइनेंशियल एज वेल एज अदर एस्पेक्ट्स दोनों पर ही कंट्रोल इंश्योर करते हैं। कंट्रोल का एक डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखें या कंट्रोल का कॉन्सेप्ट हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, वहाँ पर हम क्या इंश्योर करते हैं कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, उन दोनों के गैप को कंट्रोल प्रोसीजर में ब्रिज किया जाता है। देखा जाता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कितनी डेविएटेड है। अगर दोनों के बीच में डेविएशंस हैं तो करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं ताकि उन डेविएशंस को हम रेक्टिफाई कर सकें और फ्यूचर में उन डेविएशंस को हम प्रिवेंट कर सकें। इंटरनल कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम बहुत सारे सब सिस्टम्स का यूज़ करके, बहुत सारे चेक्स को इम्प्लीमेंट करके, बहुत सारे कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करके, इस तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को, अपने ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक वर्किंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, डब्ल्यू बिग ने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है इंटरनल कंट्रोल की। इंटरनल कंट्रोल इज बेस्ट रिगार्डेड एज इंडिकेटिंग द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स, financial and otherwise, established by the management in the conduct of a business, including internal check, internal audit and other forms of control. इंटरनल कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमें ओवरऑल सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है या अदर एस्पेक्ट है। मैनेजमेंट द्वारा कंट्रोल इंश्योर किया जाता है
ताकि बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट कर सकें, एसेट्स को सेफगार्ड कर सकें और हम ये इंश्योर कर सकें कि जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे अकाउंट्स हैं, उनकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को हम इंश्योर कर सकें। इसमें इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल का यूज़ किया जाता है एज सब सिस्टम। फर्दर आगे हम स्टडी करेंगे कि इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, कैसे इनकी हेल्प से हम इंटरनल कंट्रोल को इंश्योर करते हैं। नाउ व्हाई टू हैव इंटरनल कंट्रोल, और आई कैन से दैट व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों होना चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। फर्स्ट, फ्रॉम क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इज सेफ गार्डिंग एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स। बिजनेस के फिजिकल एसेट्स का हमेशा चांसेस रहते हैं कि एसेट्स की चोरी ना हो जाए, एसेट्स मिसयूज ना हो जाएं और एक्सीडेंटली एसेट्स डिस्ट्रॉय ना हो जाएं। तो ज़रूरी है कि एक प्रॉपर एडुकेट कंट्रोल सिस्टम हमें अपने फिजिकल एसेट्स के लिए इंश्योर करना होगा। इसके साथ साथ जो हमारे नॉन फिजिकल एसेट्स हैं, जैसे हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, लेजर, जर्नल्स, इन सब रिकॉर्ड्स की प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज का इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी ड्राइवन इन्वायरमेंट है, कंप्यूटर सिस्टम्स का हम यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्यूटर सिस्टम्स पर स्टोर रहती है। हमेशा चांसेस रहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन हमारी डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वो इन्फॉर्मेशन हमारी मिस यूटिलाइज ना हो जाए। तो एक इफ़ेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बिजनेस में इंश्योर करना ज़रूरी है, ताकि हम अपने एसेट्स की, हम अपने रिकॉर्ड्स की सेफ्टी इंश्योर कर सकें। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हमें एस्टैब्लिश करने हैं, पर्सनस को हमें अकाउंटेबल ठहराना है इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, इन केस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एस्टैब्लिश करना भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट, टू प्रमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम डिवाइस करना होगा, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन में से अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, अननेसेसरी वेस्टेज को हम रिमूव कर सकें एंड एफिशिएंट रिसोर्सेज को हम प्रमोट कर सकें। टू एनकरेज अधरेंस टू द प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसीज़। एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कंपनी के पर्सनल हैं, जो भी हमारे प्रिस्क्राइब्ड प्लान्स एंड पॉलिसीज़ हैं, उनकी अकॉर्डेंस से हर एक्टिविटी परफॉर्म की जाए, उसके अकॉर्डिंग सारे काम किए जाएं। प्रोवाइडिंग रिलायबल डाटा। किसी भी बिजनेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आप तभी ले पाएंगे जब आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, रिलायबल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अगर हमारे पास रिलायबल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो कोई भी बिजनेस रेशनल डिसीजंस नहीं ले सकता। बिजनेस को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइसेस, मेक और बाय डिसीजंस, प्रोडक्शन डायरेक्टिव्स डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स। हमें देखना है कि कितनी डिमांड है हमारे गुड्स की, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन प्रोसीजर प्लान करना है। अब ये सारे डिसीजंस बिजनेस तभी ले पाएगा जब उसके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी, रिलायबल इन्फॉर्मेशन होगी, एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन को इंश्योर करने के लिए, गैदर करने के लिए एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। नाउ अब देखते हैं हम फ्रॉम ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल कंट्रोल का क्या महत्व है, इंटरनल कंट्रोल क्या रेलेवेंस रखता है। ऑडिटर के लिए भी इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑडिटर को एक बेस प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पर वो अपना ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन कर सकता है। इसीलिए ज़रूरी है ऑडिटर के लिए कि उसको ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनाए गए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को थोरो एग्जामिन करना होगा, थोरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, ताकि उसके बेसिस पे वो अपने ऑडिट प्लान्स बना सके, ऑडिट प्रोसीजर को वो कंटिन्यू कर सके, ऑडिट प्रोसीजर को वो ले डाउन कर सके। एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल।
एक इफ़ेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। आप लोग यहाँ स्लाइड पर देख रहे होंगे, एक वर्ड यूज़ किया है क्रॉस एशिया, ताकि आपको याद रह सके। फर्स्ट, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सनल। एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम के लिए कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सनल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटेंट हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, तो इवन बाकी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर स्ट्रॉन्ग भी नहीं हैं, तब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट ऑन द अदर एंड, अगर ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स कॉम्पिटेंट नहीं है, डिसऑनेस्ट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उससे आपका इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम वीक होगा। ना सेकेंड, आर स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मीन्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से ही हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा तब आप अच्छे तरीके से कंट्रोल को इंश्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मटेरियल रिसीव किया आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, रिसीविंग डिपार्टमेंट ने मटेरियल रिसीविंग का पूरा प्रॉपर एक रिसीविंग रिपोर्ट बनाई और वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेज दी। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसके बेसिस पर और इनवॉइस के बेसिस पर वेरीफाई कर सकता है। सो प्रॉपर अगर डॉक्यूमेंटेशन होगा तब हम आसानी से एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, आसानी से हम इनएफिशिएंसीज फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स। ऑर्गेनाइजेशंस के प्लान्स वेल डिफाइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, एस स्टैंड्स फॉर सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ मीन्स ड्यूटीज़ को डिवाइड करना। फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग, कि जो पर्सनल रिकॉर्ड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो पर्सनल ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पर्सन के अंडर है, वो दोनों पर्सनस अलग अलग होने चाहिए। मीन्स जो पर्सन काम एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जहाँ पर काम, और जहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं, वो दोनों अलग अलग पर्सनस के हाथ में होने चाहिए। सेकंड, सेपरेशन ऑफ कस्टडी फ्रॉम अकाउंटिंग। जिन पर्सन के पास, जिन एम्प्लॉयज़ के पास एसेट्स की कस्टडी है और जिन एम्प्लॉयज़ को अकाउंटिंग का काम सौंपा गया है, वो दोनों अलग अलग पर्सनस होने चाहिए। क्योंकि अगर सेम पर्सन के पास दोनों काम होंगे तो हमेशा रिस्क रहेगा कि कहीं वो पर्सन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ ना कर दे अपने पर्सनल गेन के लिए, या वो रिकॉर्ड्स के साथ मैनिपुलेशन ना करे, रिकॉर्ड्स को एडजस्ट ना करे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। नाउ नेक्स्ट, एस स्टैंड्स फॉर सुपरविजन। टाइम टू टाइम कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस को रिव्यू करना चाहिए, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर रिव्यू करना चाहिए, प्रीवियस पीरियड्स के रिकॉर्ड्स को, रिजल्ट्स को कंपेयर करना चाहिए, डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट करनी चाहिए, और फर्दर एग्जामिनेशन की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो करना चाहिए। बजटरी कंट्रोल का यूज़ किया जा सकता है। टाइम टू टाइम पर्टिकुलर आइटम्स का स्पेशल रिव्यू करना चाहिए, जैसे स्टॉक्स का वेरिफिकेशन करना चाहिए, वेजेस डिपार्टमेंट का वेरिफिकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट, ए स्टैंड्स फॉर अथोराइजेशन। हर ट्रांजैक्शन प्रॉपरली अथोराइज्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्सन के पास परचेज ऑर्डर, किसी एम्प्लॉय के पास परचेज ऑर्डर प्लेस करने की पावर ही नहीं है, वो अथोराइज्ड ही नहीं है, और वो परचेज ऑर्डर प्लेस कर रहा है और फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है। तो हर ट्रांजैक्शन का प्रॉपर अथोराइजेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, एस स्टैंड्स फॉर साउंड प्रैक्टिसेस। साउंड प्रैक्टिसेस आपको बिजनेस में फॉलो करनी है ताकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो। वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स, वेल डिफाइंड पॉलिसीज़, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि अननेसेसरी क्वेश्चंस को अवॉइड किया जा सके, अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस को अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है इंटरनली। इंटरनली पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करता है। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी देखा जाता है कि क्या क्या करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। इंटरनली एग्जामिन किया जाता है कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। लास्ट आता है इसमें आपका अर्थमेटिक एंड अकाउंटिंग कंट्रोल्स। अर्थमेटिक एंड अकाउंटिंग कंट्रोल आपको इंश्योर करना है, देखना है कि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देखना है कि जो बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, वो ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रही है या नहीं, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर बहुत सारी पार्टीज़ डिसीज़न लेती है।
बिजनेस के साथ एंटर करती है ट्रांजैक्शन में, हमें इंश्योर करना है कि जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं क्या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है, ये सारी चीज़ें हमें इंश्योर करनी हो। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फर्स्ट वन इज इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करने में बहुत एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, टाइम एंड मनी इन्वॉल्व है। सो मैनेजमेंट को सिस्टम इम्प्लीमेंट करने से पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए कि इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में हमारी कितनी कॉस्ट आएगी एंड इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से हमें कितना बेनिफिट होगा। मोर फोकस ऑन रूटीन ट्रांजेक्शन्स। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर बेसिकली मोर कंसर्न विद द रूटीन ट्रांजेक्शन्स। ये रूटीन नेचर की ट्रांजेक्शन्स के लिए ज़्यादा कंसर्न है। सो इसलिए जो अनयूजुअल और इरेगुलर ट्रांजेक्शन्स हैं कई बार वो ओवरलुक हो जाती हैं। ह्यूमन एरर, पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर हमेशा रहता है जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वीक बनाता है। कॉल्यूजन बिटवीन पर्सन्स, अगर जो एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बीच में आपस में कॉल्यूजन है, आपस में एग्रीमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गई, थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट हो गया, तो उस केस में ये सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल को एक्सरसाइज करने के लिए, वो पर्सन अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकता है जिसकी वजह से ये सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा। चेंज्ड इन कंडीशंस में रेंडर द सिस्टम इनइफेक्टिव, अगर कंडीशंस चेंज हो जाएं, सरकमस्टांस चेंज हो जाएं, तो जो प्रोसीजर्स हमने ले डाउन किए थे, जो पॉलिसीज़ हमने बनाई थी, वो हमारे इनइफेक्टिव प्रूव हो सकती है। तो हमेशा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी के एलिमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस अगर सरकमस्टांस डिमांड करे तो उस केस में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में चेंजेस किए जा सकें। Now next topic is scope, areas and forms of internal control. Okay, so next topic is scope, areas, forms of internal control. First one is cash control. कैश से रिलेटेड मेनली आपके 3 टास्क होते हैं। फर्स्ट इज़ रिसीविंग कैश, सेकेंड इज़ पेइंग कैश एंड थर्ड वन इज़ मेंटेनिंग कैश बैलेंस। ये तीनों टास्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। सो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए उन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए जो कैश में डील करते हैं। प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना है, इंश्योर करना है कि काम स्मूथली हो रहा है, कोई भी ऑल्ट्रेशंस आपको नहीं करने हैं। कैश एम्बेजलमेंट को रोकना है आपको, कोई भी 2 एम्प्लॉयज़ इकट्ठे काम ना कर रहे हों, आपस में उन दोनों के बीच में कॉल्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करनी है, तभी आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सेकेंड इज़ योर जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल। जर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल भी इंटरनल कंट्रोल का एलिमेंट है, ये भी इंटरनल कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। बेसिकली इसमें हम इंक्लूड करते हैं सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, कि आपको अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करने हैं, एम्प्लॉयज़ पर एफिशिएंट कंट्रोल रखना है, टाइम टू टाइम लीडरशिप परफॉर्म करना है आपको, टाइम टू टाइम सुपरविज़न करना है आपको, एम्प्लॉयज़ के साथ कोर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, whether the organization is big in size or whether the organization is small in size. Next is trade transactions control. Trade transactions basically includes sales and purchases. So there should be proper, clear, specific regulations for the purchase and sale of goods. सेल एंड परचेज के कंटेक्स्ट में भी स्पेसिफिक रेगुलेशंस का होना ज़रूरी है ताकि पिलफरेज को एलिमिनेट किया जा सके। परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, मेंटेनिंग अकाउंट्स, ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क हैं। अगर कहीं पर भी लापरवाही बरती गई तो वहाँ पर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो सकता है। इसी तरीके से सेल के केसेस में राइट टू सेल गुड्स, कस्टडी ऑफ गुड्स, मेंटेनिंग अकाउंट्स रिलेटेड टू द सेल्स, इनके बारे में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस का होना ज़रूरी है और एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए फॉर द परचेज रिटर्न एज वेल एज
सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन कंट्रोल। अगर एक थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई, थोड़ा सा भी लूप होल हो गया इन द सिस्टम ऑफ पेइंग वेजेस एंड सैलरीज टू द एम्प्लॉय, तो उस केस में बहुत आसानी से कैश का मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है। सो क्लियर कट रेगुलेशंस, एफिशिएंट टेक्निक्स का इस टास्क में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या मेथड्स आपको अडॉप्ट करने हैं वेजेस की कैलकुलेशन के लिए, क्या मेथड रहेगा डिडक्शन का, क्या मेथड रहेगा एडवांसेस की रिकवरी का, किस तरीके से आपको वेज शीट को तैयार करना है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली अकाउंटेड करनी है, प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस आपको ले डाउन करनी है। कंट्रोल रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब लार्ज अमाउंट इन्वेस्टमेंट, और फिक्स्ड एसेट्स में जो हमने पैसा इन्वेस्ट करना है, मतलब जो हमें कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेने हैं, जनरली वो डिसीजन इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो दोबारा उस डिसीजन को रिवर्स बैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमें एक एजुकेट सिस्टम डेवलप करना है रिगार्डिंग राइट टू रिसीव फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, ताकि जो हमारी बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट करे ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनीज बिजनेस। कंट्रोल रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के केस में भी हमें प्रॉपर सिस्टम इंश्योर करना है। जनरली कई बार जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट्स के केस में फ्रॉड्स कमिट कर देते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के चांसेस रहते हैं। सो प्रॉपर कंट्रोल का सिस्टम होगा तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कंट्रोल रिगार्डिंग स्टॉक। स्टॉक में बेसिकली हम इंक्लूड करते हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक के रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम डिफरेंट होगा। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, इशू ऑफ गुड्स, सेफ्टी ऑफ गुड्स। इंटर डिपार्टमेंटल स्टॉक ट्रांसफ़र करना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को स्टॉक आपको इशू करना है, टाइम टू टाइम फिजिकली वेरीफाई करना है स्टॉक का, फिक्स्ड इंटरवल के बाद वेरीफाई करना है ताकि आप स्टॉक की सेफ्टी इंश्योर कर सकें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल कंट्रोल एंड द ऑडिटर। एक अच्छा और इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम ऑडिटर के वर्कलोड को रिड्यूस करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑडिटर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव करता है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की रहेगी। तो कम्प्लीटली इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम पर रिलाई करने से पहले ऑडिटर को इस सिस्टम की एफिशिएंसी को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑडिटर को फैमिलियर होना चाहिए, ऑडिटर को खुद को एक्वेंट करना है, फैमिलियर करना है विद द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट से फैमिलराइज करना है कि स्ट्रक्चर कैसा है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्या है, कौन किसका सब सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किससे ऑर्डर रिसीव करेगा एंड कौन किसको अकाउंटेबल होगा। साथ के साथ ऑडिटर को स्टडी करना है परफॉर्मेंस मैनुअल, क्या क्या ड्यूटीज़ हमने अटैच की हैं किस जॉब के साथ, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अटैच की हैं। उसके बाद ऑडिटर को स्टडी करना होगा प्लान ऑफ वर्क एलोकेशन, किस तरीके से काम को एलोकेट किया गया है, कैसा प्लान बनाया गया है, कैसे एक्चुअल में काम की हैंडलिंग की जा रही है। इन सभी के बेसिस पे ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एफिशिएंसी जज करेगा और उसके बाद वो अपना ऑडिट प्रोसीजर ले डाउन कर सकता है। बट कम्प्लीटली वो इस सिस्टम पर रिलाई करके अल्टीमेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो नहीं बच सकता। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनल चेक। अभी तक हमने डिस्कस किया इंटरनल कंट्रोल, अब हमें डिस्कस करना है इंटरनल चेक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल का ही इंटरनल चेक एक वैल्यूएबल पार्ट है। इंटरनल कंट्रोल में हमें सभी ट्रांजैक्शंस को, सभी बिजनेस के एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करना है। किसकी हेल्प से करते हैं हम? सब सिस्टम्स को फॉलो करते हैं बहुत सारे, उनमें से एक है हमारा इंटरनल चेक। इंटरनल चेक एक ऐसा सिस्टम है जो मैनेजमेंट ने डिवाइस किया है जिसके अकॉर्डिंग सभी ट्रांजैक्शंस और अकाउंटिंग वर्क को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि कोई भी सिंगल एम्प्लॉय ट्रांजैक्शन के सभी एस्पेक्ट्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिकॉर्ड नहीं करेगा
और इस तरीके से काम डिवाइड किया जाता है कि जो एक एम्प्लॉय ने काम किया है वो रेगुलरली दूसरे एम्प्लॉय द्वारा चेक किया जाएगा, ताकि फ्रॉड्स और एरर्स को कमिट करना मुश्किल हो जाए जब तक दो या दो से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में सेटलमेंट नहीं होगी, आपस में कॉल्यूजन नहीं होगा। मतलब इसमें हम एरर्स और फ्रॉड्स को अवॉइड करने के लिए काम को इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि कोई भी सिंगल पर्सन ट्रांजैक्शन के सभी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और काम को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है जो एक पर्सन ने काम किया है वो ऑटोमेटिकली दूसरा उसको वेरीफाई कर रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमने काम डिवाइड किया, इस तरीके से डिवाइड किया कि जो स्टूडेंट से फ़ीस कलेक्ट करनी है वो हमने ऐसे डिवाइड किया कि एक क्लर्क तो कॉमर्स स्टूडेंट से फ़ीस कलेक्ट करेगा, दूसरा क्लर्क आर्ट स्टूडेंट से फ़ीस कलेक्ट करेगा। अब जो इन दो क्लर्क्स ने फ़ीस कलेक्ट की है, तीसरा क्लर्क इसकी एंट्री करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेगा, ऑटोमेटिकली पहले दो क्लर्क्स का काम वेरीफाई हो जाएगा, और फोर्थ क्लर्क इस मनी को बैंक में डिपॉजिट करा के आएगा, तो ऑटोमेटिकली पिछले तीन क्लर्क्स का काम वेरीफाई हो जाएगा। नाउ द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल चेक। अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पैगलर, internal check is a system it is an arrangement of staff duties whereby no person is allowed to carry through and record every aspect of a transaction, so that without collusion between two or more persons fraud is prevented and at the same time possibilities of errors are reduced to minimum। एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर स्टाफ ड्यूटीज़ को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि कोई भी सिंगल पर्सन ट्रांजैक्शन के सभी एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करता, ताकि दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच अगर कॉल्यूजन ना हो तो फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा सकता है, और एट द सेम टाइम एरर्स को भी रिड्यूस किया जा सकता है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। इंटरनल चेक सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज टू प्रिवेंट द फ्रॉड्स एंड एरर्स। फ्रॉड्स एंड एरर्स को हमें प्रिवेंट करना है। अब इस सिस्टम में जो एक पर्सन काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय, अल्टीमेटली दूसरा पर्सन उसके काम को वेरीफाई कर रहा है, तो फ्रॉड्स एंड एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इवन अगर फ्रॉड एंड एरर कमिट भी होता है तो वो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। सेकेंड इज डेटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनल चेक सिस्टम की हेल्प से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। हमने काम को डिवाइड कर दिया, इन केस अगर कोई पर्सन काम नहीं परफॉर्म करता तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। थर्ड वन इज टू प्रिवेंट ओमिशंस इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करते टाइम अगर कोई गलती रह गई है, अगर कोई ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो वो हमें पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी? एक पर्सन भूल गया ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, जब दूसरा पर्सन उसके दूसरे एस्पेक्ट को करेगा उस ट्रांजैक्शन के, तब ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट हो जाएगा अगर कोई ओमिशन रहती है तो। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी लेवल इम्प्रूव होगा। काम को डिवाइड किया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज़ काम को अलॉट किया जा रहा है, जिससे एरर्स एंड फ्रॉड्स के चांसेस कम होंगे। अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी लेवल इम्प्रूव होगा। क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इंटरनल चेक की हेल्प से हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथली रिकॉर्ड हो रही हैं, स्मूथली हम उनका कंडक्ट कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट्स जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि जो अकाउंट्स हमने मेंटेन किए हैं वो एरर फ्री हैं, फ्रॉड्स फ्री हैं। टू ईज द ऑडिट वर्क। इंटरनल चेक सिस्टम की हेल्प से ऑडिट वर्क आसान हो जाता है। ऑडिटर्स, अगर एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है, ऑडिटर इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं एक अच्छा सिस्टम है इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक का, तो वो टेस्ट चेकिंग भी कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। टू एक्सरसाइज मोरल प्रेशर ओवर स्टाफ के ऊपर मोरल प्रेशर रहता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। काम को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली पता है, हमेशा उनके माइंड में फियर रहता है कि अगर कोई एरर हुआ, कोई फ्रॉड हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिसकी वजह से वो पूरी ऑनेस्टी और पूरी डिलीजेंस के साथ वो काम करते हैं। Now, essential characteristics या principles of a good system of internal check.
फर्स्ट वन इज़ क्लियर डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमें क्लियरली डिवाइड करना है। हर किसी के माइंड में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए व्हाट दे आर सपोज टू डू, कि उनको करना क्या है, ताकि मिनिमम इंटरफेरेंस हो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पर और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्लियरली पता हो और इफ़ेक्टिवली वो अपने काम को परफॉर्म कर सकें। सेकेंड वन इज़ रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ड्यूटीज़ में आपको सडन चेंज करना है। आपको कोशिश करनी है कि कोई भी पर्सन ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर काम ना करे, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ना काम करे। टाइम टू टाइम उनकी ड्यूटीज़ में आपको चेंज करना है ताकि फ्रॉड्स एंड एरर्स के चांसेस कम हो जाएं। अकाउंटिंग फॉर सिंगल ट्रांजैक्शन बाय द वेरियस पर्सन। सिंगल ट्रांजैक्शन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई भी सिंगल पर्सन रिकॉर्ड ना करे। सिंगल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की रिकॉर्डिंग डिफरेंट पर्सन्स के द्वारा होनी चाहिए। ऑटोमेटिक चेक सिस्टम आपको इस तरीके से डेवलप करना है कि ऑटोमेटिकली एक पर्सन ने जो काम परफॉर्म किया है वो एक या एक से ज़्यादा पर्सन द्वारा ऑटोमेटिकली चेक हो जाए। मीन्स आपको किसी भी एम्प्लॉय पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। पर्सनल सुपरविज़न, टाइम टू टाइम जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जैसे अकाउंट्स रिलेटेड टू रिसिप्ट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश, डिस्पैच ऑफ गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, ये पर्सनली सुपरवाइज़र को टाइम टू टाइम सीनियर सुपरवाइज़र को वेरीफाई करने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को वेरीफाई करने चाहिए। कैश कंट्रोल, कैश पे कंट्रोल इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो कैश रिसीव हुआ है सेम डे ही वो बैंक में डिपॉजिट कराना चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ कैश के साथ डील कर रहे हैं उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस उनको नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट आप चेक के थ्रू करें। कोशिश करो आप अपने कस्टमर्स को भी मोटिवेट करो कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट चेक के थ्रू करें। सो आपको कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, मेंटेनिंग प्रॉपर बैलेंस ऑफ कैश, प्रॉपर आपको इंटरनल चेक का सिस्टम डिवाइस करना है ताकि कैश के मिस अप्रोप्रिएशन को, फंड्स के मिस अप्रोप्रिएशन को, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश को, फ्रॉड्स एंड एरर्स को आप मिनिमाइज कर सकें। पीरियोडिकल रिव्यू, टाइम टू टाइम रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिव्यू आपको टाइम टू टाइम करना है। प्रोविजंस बनाने हैं कि अगर लगता है नेसेसरी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, सरकमस्टांस चेंज हो गए हैं, पॉलिसीज़ चेंज करनी है ताकि आप उसको चेंज कर सकें। गुड्स कंट्रोल, गुड्स पर भी आपको कंट्रोल इंश्योर करना है ताकि गुड्स की पिलफरेज को आप अवॉइड कर सकें, गुड्स की वेस्टेज को अवॉइड कर सकें, गुड्स के मिस अप्रोप्रिएशन को आप अवॉइड कर सकें। कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, इफ़ेक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम का होना ज़रूरी है। जो भी इंपॉर्टेंट मेल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, रेफरेंसेस हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल पर्सन ओपन करे। सारे नेसेसरी लेटर्स, रजिस्टर्स को कंसर्न पीपल को हैंडओवर कर दिए जाएं, बट हैंडओवर करने से पहले उनकी रजिस्टर में एंट्री की जानी चाहिए। जो भी चेक्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं जो मेल के थ्रू रिसीव हुए हैं, उनको बिफोर हैंडिंग ओवर टू द कैशियर प्रॉपरली आपको क्रॉस करना चाहिए। कंपल्सरी लीव, कंपल्सरी लीव का प्रोविज़न होना चाहिए। साल में एक दिन की छुट्टी पर आप अपने एम्प्लॉय को भेजिए ताकि उसके एब्सेंस में उसके काम को वेरीफाई किया जा सके। कॉरेस्पॉन्डेंस विद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, टाइम टू टाइम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के साथ सीनियर ऑफिशियल को कॉरेस्पॉन्डेंस करनी चाहिए ताकि हम वेरीफाई कर रहे हैं जो उनका अमाउंट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टैंड कर रहा है वो, और जो अमाउंट उन्होंने बताया है वो आपस में टैली कर रहा है या नहीं। फिक्स्ड रूल होने चाहिए रिगार्डिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स, स्पेशल ट्रांजेक्शन्स लाइक बैड डेट्स, अलाउंसेस, रिटर्न्स, राइटिंग ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा, और इंश्योर करना है आपको कि प्रॉपरली सारा काम इन प्री डिटरमाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स आपको अडॉप्ट करने हैं कि जो आपकी रिसिप्ट बुक है, जो आपकी चेक बुक्स हैं, बिल बुक्स हैं, अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अदर अनयूज्ड फॉर्म्स हैं, वो प्रॉपर कस्टडी में हैं या नहीं, वो सेफ़ हैं या नहीं। पीरियोडिक रिव्यूज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइम टू टाइम रिव्यू करना है ताकि नेसेसरी चेंजेस किए जा सकें। नाउ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक, मॉरल इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि उनका काम वेरीफाई किया जाएगा, अगर कोई एरर होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, ड्यूटीज़ की अरेंजमेंट इस तरीके से की जाती है कि पर्सन को उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम अलॉट किया जाता है। ईज इन ऑडिट वर्क,
अर्ली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बेनिफिट टू द एम्प्लॉयर। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक, नेग्लिजेंस बाय द ऑडिटर। कई बार इंटरनल चेक सिस्टम की वजह से ऑडिटर बहुत ज़्यादा एश्योर हो जाते हैं, जिससे वो काम में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो ये विश्वास करने लग जाते हैं कि अच्छा सिस्टम इंटरनल चेक का है तो अकाउंट्स भी करेक्ट ही होंगे, इसलिए वो काम करने में ज़्यादा पेन नहीं लेते। तो उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हमें दिक्कत आ सकती है। नेग्लिजेंस बाय एम्प्लॉयर, इसी तरह से एम्प्लॉयर भी कई बार नेग्लिजेंट हो जाते हैं, वो नेग्लेक्ट करते हैं, जिससे फ्रॉड्स एंड एरर्स की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर्स ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय ऑडिटर एंड नेग्लिजेंस बाय एम्प्लॉयर। ग्रुपिज्म अमंग एम्प्लॉयज़, अगर दो या दो से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपस में ग्रुपिज्म कर लें, ग्रुप्स बना लें, कोलिजन हो जाए, उनके बीच में कोलिजन हो जाए, तो उस केस में चांसेस रहते हैं फ्रॉड्स एंड एरर्स के। अनसूटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न्स, स्मॉल कंसर्न्स में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करना सूटेबल नहीं है, क्योंकि काम को डिवाइड किया जाता है, एडिशनल स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सपेंसिव रहता है ये, इसलिए इनअप्रोप्रिएट है फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। क्वालिटी इज सेक्रीफाइस फॉर प्रॉम्प्टनेस, कई बार एम्प्लॉयज़ जल्दी जल्दी में काम करने के चक्कर में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज रहता है इन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। Now the difference between internal control and internal check. First point of difference is nature of work. इंटरनल कंट्रोल में तो हम इंश्योर करते हैं कि काम प्री डिटरमाइंड प्लान्स के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं, और अगर इंटरनल चेक की बात की जाए तो काम को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि एक एम्प्लॉय का काम ऑटोमेटिकली दूसरे एम्प्लॉय द्वारा वेरीफाई किया जाए, कंट्रोल किया जाए। सेकेंड बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन इज स्कोप। इंटरनल कंट्रोल इज वाइडर इन स्कोप, क्योंकि इसमें हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी और अदर एस्पेक्ट्स को भी कवर करते हैं, जबकि इंटरनल चेक सिस्टम में हम सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, इसीलिए इंटरनल चेक सिस्टम का स्कोप लिमिटेड है। ऑब्जेक्टिव्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव टू कैरी द एक्टिविटीज एज पर प्लान्स, एंड इंटरनल चेक सिस्टम का ऑब्जेक्टिव रहेगा टू मिनिमाइज द अकरेंस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। फोर्थ बेसिस ऑफ डिफरेंस इज रिलेशन। इंटरनल कंट्रोल में हम सभी एक्टिविटीज़ पर, सभी एस्पेक्ट्स पर, सभी ट्रांजैक्शंस पर कंट्रोल इंश्योर करते हैं, एंड इंटरनल चेक बेसिकली एम्प्लॉयज़ के ऊपर चेक इंश्योर किया जाता है कि एम्प्लॉय सभी काम को इफेक्टिवली कर रहे हैं या नहीं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज इंटरनल चेक एंड द ऑडिटर। एक इंटरनल चेक का सिस्टम किसी भी बिजनेस में डिटरमाइन करता है नेचर एंड एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ द ऑडिटर वर्क। वो डिटरमाइन करता है कि क्या ऑडिटर टेस्ट चेकिंग पर रिलाई कर सकता है या नहीं। अगर एक अच्छा सिस्टम होगा, गुड सिस्टम होगा इंटरनल चेक का, तो ऑडिटर अटेंशन दे सकता है टुवर्ड्स इम्पोर्टेंस मैटर्स। अगर एक डिफेक्टिव सिस्टम है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, तो ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो डिटेल चेकिंग करे, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की ही रहती है। कंक्लूजन क्या है इसका कि नो डाउट अ गुड एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज वेरी हेल्पफुल टू द ऑडिटर, बट इन नो वे इट रिलीव्स हिम फ्रॉम हिज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कोई शक नहीं है कि एक अच्छा सिस्टम ऑडिटर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बट एक अच्छा सिस्टम इंटरनल चेक का ऑडिटर को उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव नहीं कर सकता। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनल चेक सिस्टम हमें इंश्योर करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग।